वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम अपना पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे स्पीकर्स में इंटरवेन किया कि जो डिफेक्शंस पे उनको कार्रवाई करनी है वो जल्द से जल्द करें। तो इसमें बेसिकली क्या बात हो रही है, डिफेक्शंस होती क्या है कि जैसे अगर कोई पर्सन एक पार्टी से जीता और जीतने के बाद वो अपनी पार्टी चेंज कर ले और यूजुअली वो रूलिंग पार्टी की तरफ ही जाएगा, तो उस चीज़ को कहते हैं डिफेक्शन। तो इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना हुआ है कि ये चीज़ गलत है अगर आप पार्टी ऐसे चेंज करते हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर वोटर्स ने वोट किया है तो उन्होंने पार्टी देखकर, पार्टी का काम देखकर या फिर आपका पर्सनल भी काम देखकर आपको वोट किया है, तो पार्टी चेंज करना नहीं बनता। तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो स्पीकर होते हैं ना हाउस के, उनको प्लीज़ सबमिट करी जाती है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए जिन्होंने भी ऐसे डिफेक्शन करी है। पर जो स्पीकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन एक्शंस को इतना ज़्यादा डिले कर देते हैं कि तब तक इंसान मिनिस्टर भी बन जाता है, पावर में भी आ जाता है और बहुत लेट एक्ट करते हैं। नियरली कई बार तो 10-10 महीने तक लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया कि हम ये तो नहीं कह सकते कि स्पीकर को एक्शन किस तरह लेना है, पर हम उनको एक रीज़नेबल टाइम में एक्शन लेने के लिए ज़रूर कह सकते हैं। तो प्रीवियस जो जजमेंट्स रही, जैसे 2023 में उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है स्पीकर की इम्पार्शियलिटी पे, बस टाइमली डिसीजंस लें। फिर अक्टूबर 2023 में उन्होंने डेडलाइन सेट करी महाराष्ट्र के स्पीकर के लिए कि वो अब कार्रवाई कर दें। फिर 2020 में भी अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को यही सजेस्ट किया कि आप लोग स्पीकर से ये एक्सक्लूसिव पावर्स ले लो इस मैटर पे और एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को डिफेक्शन केसेस के लिए बात करो, मतलब वो क्रिएट करो ताकि वो डिफेक्शन केसेस से डील कर लें। पर पार्लियामेंट ने इस रिकमेंडेशन पे भी कोई काम नहीं किया। तो बिगर पिक्चर यही है कि या तो वोटर्स पनिश करना शुरू करें और साथ में कोर्ट्स ये तो इंश्योर करें कि टाइमली डिसीजन लिया जाए। अ केस फॉर द ग्लोबल साउथ इन सिक्योरिंग यूक्रेन पीस। तो अब इसमें क्या बात हो रही है, जैसे हम देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर जो है वो ऑलमोस्ट 4th ईयर में एंटर करने वाली हो गई है और मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे हर जगह, लाइक पॉलिटिकली, सोशली, हर वे में। तो उसको अब एंड करने की ज़रूरत है, अर्जेंट पीस मेकिंग की ज़रूरत है। तो नाटो की जो इन्वॉल्वमेंट है वो रिस्की रह सकती है क्योंकि रशिया कभी भी नहीं मानेगा कि नाटो की ट्रूप्स आएँ और वो करें, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग एक थ्रेट है, ना कि एक न्यूट्रल पीस मेकर होंगे। फिर यूरोप अगर इंटरवीन करना चाहता है तो यूरोप के भी मोस्टली जो मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट 27 यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, उनमें से 22 कंट्रीज आई गेस नाटो का पार्ट हैं। तो फिर वो भी मतलब नहीं मानेंगे उनके लिए भी। और लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए उन्हें यूरोपियन सिटीजन्स जो हैं वो अगेंस्ट हैं कि ट्रूप्स भेजी जाएं। और फिर लॉजिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन है कि यूरोप खुद स्ट्रगल करेगा तो उसे स्ट्रॉन्ग यूएस सपोर्ट चाहिए जो अभी नहीं मिल पाएगा। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, तो नाटो लेड जो फोर्स है ना वो टेंशन उल्टा ही एस्केलेट कर सकती हैं, पीस मेकिंग तो शायद ना ही हो। फिर वाई द ग्लोबल साउथ शुड लीड, तो ग्लोबल साउथ जो है ना उसकी एक न्यूट्रल इमेज है, एक यूक्रेन के लिए भी और रशिया के लिए भी, तो वो उनके लिए मान जाएंगे। तो न्यूट्रल जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या फिर और अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उन सबको, वो सब इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो पीस मेकिंग एक्सपीरियंस भी है इंडिया के पास। इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा यूएन पीस कीपिंग मिशंस में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है। फिर जो चिली जैसे नेशंस हैं उनके पास रिकवरी के लिए भी उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं कि कैसे डी माइनिंग और रिकंस्ट्रक्शन करनी है, जो कि यूक्रेन की रिकवरी के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं। फिर इंडिया स्ट्रॉन्ग क्रीडेंशियल्स, तो पहले भी 2,90,000 पीस मेकर्स हमने भेजे हुए हैं फॉर मोर देन 50 यूएन मिशंस। और वुमेन पीस मेकर्स हमने पूरी एक ऑल वुमेन पीस कीपिंग यूनिट भी भेजी हुई है। हम इंडिया वॉज द फर्स्ट वन टू सेंड देम। फिर जो पास्ट लीडरशिप रही है, इंडिया ने काफ़ी यूएन के मिशंस लीड करे गए हैं, जैसे फॉर्मर यूगोस्लाविया का जो मिशन था उसमें, और काफ़ी अच्छा काम किया। तो यूक्रेन के लिए भी एक अच्छा साबित होगा। कंडीशंस क्या हैं सक्सेस के लिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिशन हो ऑथराइज बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूक्रेन और रशिया दोनों की सपोर्ट से हो। नाटो के ट्रूप्स को यहाँ से इनको इसमें ना इन्वॉल्व किया जाए। फिर वेस्ट से सपोर्ट मिले फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली, और एक वेल डिफाइंड सीज फायर और एग्री, जो दोनों पार्टीज़ अग्री करें
ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। ब्रॉडर ग्लोबल सिग्निफिकेंस, तो अगर ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है ना वो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। अगर जो मतलब इसमें अगर हम लीड लेते हैं तो एक हमें पैसिव, हम एक्टर की तरह नहीं रहेंगे बल्कि एक एक्टिव प्लेयर बन जाएंगे वर्ल्ड अफेयर्स में। इससे क्या होगा कि जो इंडिया का भी ग्लोबल स्टेटस है वो इन्हांस होगा और यूएन का रोल जो है वो इन्फोर्स हो पाएगा। जो सक्सेसफुल यूएन लेड मिशन से क्या है, लोगों का फेथ फिर से आएगा यूएन में और एक ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा स्टेप रहा जाएगा। पीपल स्टिल वेटिंग टू मूव आउट ऑफ द मार्जिन्स, तो इसमें बात करी गई है कि जैसे अभी 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी था, तो उसमें हम बात करते हैं कि कैसे ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को कितनी प्रॉब्लम आती है एजुकेशन लेने के लिए, तब लोग उनके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में तो एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस में, हेल्थ केयर में तो उनको नहीं प्रोवाइड करते हैं कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा उनको छू के, इंसान ही है वो भी। तो डिस्पाइट द ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 अभी भी डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, सोशल स्टिग्मा भर के फेस करते हैं वो। उनके पास रह कर करके फिर वो बेगिंग वगैरह वाला काम ही रह जाता है। लीगल रिकॉग्निशन वर्सेस ग्राउंड रियलिटी, तो वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2019 एक्ट से हम देख ही रहे हैं कि उनकी वेलफेयर ही नहीं हो पा रही है। दिसंबर 2023 को अगर हम रियलाइज़ करते हैं तो 24,115 आइडेंटिटी कार्ड्स की एप्लीकेशन मिली, पर उसमें से सिर्फ 15,800 कार्ड्स इशू हुए, मतलब सर्टिफिकेट्स इशू हुए। अभी 33,200 प्लस केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है बियॉन्ड द 30-day डेडलाइन। फिर जो दिल्ली की एग्जांपल हम देख रहे हैं, सिर्फ 23 आइडेंटिटी कार्ड्स इशू हुए 4200 ट्रांसजेंडर पीपल में से। तो जो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है सर्टिफिकेशन प्रोसेस में, एक तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सेल्फ डिटर्मिनेशन के, फिर मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है फैमिली रिजेक्शन, हरासमेंट, सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चैलेंजेस। तो अब एनएचआरसी की जो रिपोर्ट है 2018 की, उसमें देखा गया कि कैसे 92% ट्रांसजेंडर पर्सन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज से एक्सक्लूड करे जाते हैं। फिर 2022 की स्टडी बताती है कि नॉर्मल नेशनल एवरेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो 7 to 8% है, वर्सेस ट्रांसजेंडर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 48% है। देन हायरिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्क प्लेस हॉस्टिलिटी आर रैम्पेंट। अगर वो पहली बात तो वो पढ़ लिख ही नहीं पाते हैं, पर अगर वो पढ़ लिख के कुछ बन भी जाते हैं, किसी एम्प्लॉयमेंट करने किसी ऑफिस में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ ऑफिस में भी मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनसे लोग बात नहीं करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाना नहीं पसंद करते हैं, या जो भी हर तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कुछ एक कंपनी जैसे कि टाटा स्टील ने हायर तो किया, पर उनको देख के ये नहीं, मतलब और भी काफ़ी कंपनीज के, ऐसा नहीं है कि कंपनीज के अब LGBTQ के वो सब है नहीं, हैं, पर लेकिन उनके पास उतना एक्सपोजर ही नहीं है, उतने स्किल्स ही नहीं है कि वो खुद वो पता कर सकें कि अच्छा ऐसा हो रहा है, वो उसमें अप्लाई कर सके, जब इंस्टीट्यूट्स में ही नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी क्या है कि जब कुछ कंपनीज का ऐसा रहता है कि वो लोग अपने प्रोग्राम जैसे निकालते हैं, जो कि स्पेशली डाइवर्सिटी हायरिंग प्रोग्राम जो होते हैं ना, उनमें LGBTQ के लिए करा जाता है, पर लेकिन अब कोई पढ़ ही नहीं रहा है। अगर ट्रांसजेंडर लोग इंस्टीट्यूशन में पढ़ ही नहीं रहे हैं तो वो कब अप्लाई करेंगे, उनके लिए भी ग्रेजुएशन में होना तो ज़रूरी है ना। तो जब वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर वो कैसे उन कंपनीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो वो सिर्फ नाम के ही रह जाते हैं। उसके बाद क्या है कि LGBTQ इंडिविजुअल्स कैन ओपन जॉइंट अकाउंट्स, नॉमिनेट पार्टनर्स, गेट फाइनेंशियल इंक्लूजन रिमेन्स वाइड स्प्रेड। नहीं, हमें क्या ज़रूरत है कि एक तो डाइवर्सिटी हायरिंग है, पर लेकिन उसके लिए पहले पढ़ाई में जाना भी ज़रूरी है। फिर गवर्नमेंट बैक्ड लोन्स हो, टारगेटेड फाइनेंशियल प्रोग्राम्स हो, वर्क प्लेस इंक्लूजन हो। एजुकेशन बैरियर्स, तो ट्रांसजेंडर की जो लिटरेसी रेट है वो 56.1% है, जबकि 74.04% नेशनल एवरेज है। केरला में 58% ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट कर लिया क्योंकि उन्हें बुली करा जा रहा था, सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं था। कुछ प्रोग्रेस देखी गई है, जैसे कि ट्रांसजेंडर सेल्स एंड कॉलेजेस में महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में रिजर्व सीट्स हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वोकेशनल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एड, इंक्लूसिव लर्निंग स्पेसेस, जेंडर सेंसिटिव करिकुलम। देन हेल्थ केयर एक्सेस इश्यूज, तो हेल्थ केयर लेने में भी उन्हें इतनी मुश्किल आती है। अब 27% को तो डिनाई कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ जेंडर आइडेंटिटी।
फिर आयुष्मान भारत TG प्लस ऑफर तो करता है 5 लाख कवरेज, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है, तो फिर उधर से भी उन्हें प्रॉब्लम आती है। ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है, इनएडुकेट मेंटल हेल्थ सपोर्ट है उनके लिए। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैंडेटरी ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर ट्रेनिंग, इंश्योरेंस फॉर जेंडर अफर्मिंग केयर, डेडिकेटेड क्लिनिक्स, एक्सपैंडेड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। फिर प्रमोट करने की ज़रूरत है इंक्लूजन और विजिबिलिटी। मीडिया जो है उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, पर ये स्टीरियोटाइप्स वो ख़त्म करें किसी तरह। डीप रूटेड फैमिली, स्कूल एंड वर्क प्लेस बाइसेस अभी भी हैं। कैंपेन्स जैसे कि आई एम ऑल्सो ह्यूमन वो अवेयरनेस रेज करने में हेल्प करेंगे। कुवागम फेस्टिवल जो है तमिलनाडु का, वो कल्चरल एक्सेप्टेंस ला सकता है। तो ज़रूरत है जेंडर सेंसिटाइजेशन की स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और वर्क प्लेसेस में। डाइवर्स मीडिया पोर्ट्रेयल्स की ज़रूरत है। कॉल टू एन एक्शन, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर में। तो इश्यूज आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वर्क प्लेस बाइस है, फैमिली एक्सक्लूजन। तो सॉल्यूशंस क्या हैं कि हम इन्फोर्स करें एंटी डिस्क्रिमिनेशनरी लॉज, इंक्लूसिव हायरिंग एक्सेट्रा। थैंक यू।